बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम पैथोमा विच इज़ वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। तो इसमें जैसे आरबीसीज़ की वीडियोस में मैंने बताया कि डब्ल्यूबीसीज़ और आरबीसी पैथोलॉजी में से दोनों में से मिला के क्वेश्चन आता है। तो इसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ल्यूकोपेनिया एंड ल्यूकोसाइटोसिस। Hematopoiesis occurs via a stepwise maturation of CD34 पॉजिटिव हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। कि हमारे पास हेमाटोपोइसिस कहते हैं कि जो भी हमारे पास जो सेल्स हैं उनके सिंथेसिस होती हैं, उसको हम टोटल को एक नाम देते हैं हेमाटोपोइसिस। तो ये हमारे पास जो सबसे मेन पहला सेल होता है वो होता है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल CD34 पॉजिटिव। ये उसका मार्कर होता है CD34 पॉजिटिव। तो उससे आगे हमारे पास जो भी लाइनेज चलनी होती है सेल्स की उससे स्टार्ट होती है। A normal white blood cell WBC count is approximately 5 to 10 K या 5 to 10,000 पर माइक्रोलीटर। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर इससे हमारे पास कम होते हैं तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया। अगर 5 यानी कि 5000 से कम है या अगर 10,000 से ज़्यादा है तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं इधर ही क्लियर करता हूँ कि ल्यूकोसाइटोसिस को आपने ल्यूकीमिया से डिफ्रेंशिएट लाजमी करना है कि ल्यूकोसाइटोसिस जो है ये मैच्योर WBCs अगर इंक्रीज उनका लेवल हो रहा है तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर जो ल्यूकीमिया है ये एक न्यूप्लास्टिक कंडीशन है, इसमें हम और इसमें मोस्टली जो होता है वो ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ना वो इंक्रीज़ करते हैं। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। सबसे पहले हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया क्या चीज़ है। ल्यूकोपेनिया जहाँ भी है, जैसे एनीमिया है तो इसमें डिक्रीज कंटेंट उसका। अगर न्यूट्रोपेनिया सबसे, क्योंकि इसमें कोई भी सेल्स आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स के, तो ल्यूकोपेनिया में न्यूट्रोपेनिया जो होता है और लिम्फोपेनिया होता है। न्यूट्रोपेनिया जो होता है रेफर्स टू अ डिक्रीज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स। आपने एक चीज़ याद रखनी, जो भी सेल आएगा वो सर्कुलेटिंग उसकी कंटेंट आएगा। ठीक है, न्यूट्रोपेनिया रेफर्स टू डिक्रीज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स। कॉजेज़ क्या होते हैं? ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके ट्रीटमेंट में हम ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोन स्टिमुलेटिंग फैक्टर या ग्रेनुलोसाइट क्लोन स्टिमुलेटिंग फैक्टर, क्योंकि ये ग्रेनुलोसाइट ही है ना न्यूट्रोपेनिया बेन के नाम से, बेजोफिल, एसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ये तीनों ग्रेनुलोसाइट्स हैं। तो ये ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट्स और स्पीड इन्फेक्शन लाइक ग्राम नेगेटिव सेप्सिस उसकी वजह से हो सकता है। लिम्फोपेनिया जो है रेफर्स टू अ डिक्रीज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स। कॉजेज़ की बात करें तो हमारे पास इम्यूनो डेफिशिएंसी आ जाती है, हाई कॉर्टिसोल स्टेट, ऑटोइम्यून इंडक्शन और होल बॉडी रेडिएशन। आगे हमारे पास है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है कि न्यूट्रोफिलिक हो सकती है और बाकी लिम्फोसाइटिक भी हो सकती है। जो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस रेफर्स टू इंक्रीज सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से हो सकती है। इसके अलावा हाई कॉर्टिसोल स्टेट है उसकी वजह से भी हमारे पास न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस हो सकती है। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो हाई कॉर्टिसोल स्टेट है ये न्यूट्रोफिल का लेवल इंक्रीज़ किस तरह करते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो मार्जिनेटेड पूल पे हमारे पास होते हैं, लाइक जो हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर एडहियर होते हैं के साथ, मेम्ब्रेन के साथ, तो उनको ये क्या करते हैं डिटैच कर देते हैं कॉर्टिसोल। उसकी वजह से हमारे पास न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन ये जो हाई कॉर्टिसोल स्टेट्स जो है वो हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स का लेवल है वो डिक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे एपोप्टोसिस करवाना स्टार्ट कर देते हैं लिम्फोसाइट्स की। तो ये आपने ज़हन में रखना है। और मोनोसाइटोसिस क्या है? ये अगर सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स का लेवल इंक्रीज हो जाए तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स में और मेलिग्नेंसी में हमें मिलता है। इयोसिनोफिलिया क्या है कि ये किस किस कंडीशन में हमें एलर्जिक, पैरासिटिक एंड हॉजकिन लिम्फोमा में इयोसिनोफिलिया हमें मिलता है। और बेसोफिलिया जो है वो हमें क्रोनिक माइलॉइड
ल्यूकीमिया CML वहाँ में मिलता है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में बेसोफिलिया मिलता है। लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस ये कहाँ पे होता है? मोस्टली हमारे पास वायरल इन्फेक्शन में और बोर्डेटेला पर्टुसिस इन्फेक्शन में। ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से किसमें ना प्रोमोटिंग ल्यूकोसाइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर होता है, तो उसकी वजह से करवाता है। और एक जो हमारे पास इधर बना हुआ फर्स्ट पेज पे सबसे पहले हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स CD34 पॉजिटिव, वो आगे दो लाइनेज में डिवाइड हो जाता है, एक लिम्फॉइड स्टेम सेल और दूसरा माइलॉइड स्टेम सेल्स। जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं वो तो लिम्फॉइड लिम्फोसाइट से T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट बनाएंगे, और जो माइलॉइड स्टेम सेल्स है ये B और T के अलावा बाकी सारी चीज़ें, जिसमें हमारे पास RBCs भी बनेंगे और माइलोब्लास्ट से आगे बेन यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स बनेंगे, और मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट्स और मेगाकैरियोब्लास्ट से मेगाकैरियोसाइट्स। तो ये आसान सा है, एक आप इसको देख लीजिएगा। आगे हमारे पास है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस क्या है कि ये एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन है दैट रिजल्ट इन लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस comprised of reactive CD8+ T cells। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है इसलिए मोस्टली जो T सेल्स होते हैं वो हाइपरप्लेजिया में चले जाते हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो CD8 पॉजिटिव T सेल्स है ना, वही उनकी ना ल्यूकोसाइटोसिस हो रही है एप्स्टीन बार वायरस में। अगर दो कॉजेज हैं में मोस्टली जो वो एप्स्टीन बार वायरस की वजह से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाता है, या अगर ये नहीं है तो फिर साइटोमेगालो वायरस, वो लेस कॉमन है लेकिन वो भी इसका कॉज है। एप्स्टीन बार वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय सलाइवा, जिसको हम किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं, और क्लासिकली इफेक्ट्स टीनेजर। ये इफेक्ट कहाँ करता है? ओरोफेरिंक्स को, जिससे फ्रेंजाइटिस होता है, लिवर एंड B सेल्स को। जो इसकी वजह से हमारे पास हो रिस्पॉन्स क्या आता है? जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी और स्प्लीनोमेगैली। ये जो जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है ना, ये पैराकॉर्टिक्स की होती है, और जो स्प्लीनोमेगैली हो जाती है और हाई WBC काउंट विद एटिपिकल लिम्फोसाइट्स। तो ये आपने रखना है, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स इसमें हमें मिलते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में। MCQs के हवाले से उसमें टेस्ट जो हमें मोनोस्पॉट टेस्ट करवाते हैं स्क्रीनिंग के लिए, जो कि हमारे पास IgM को डिटेक्ट करता है। और डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है मेड विद बाय सीरोलॉजिक टेस्टिंग फॉर एप्स्टीन बार वायरस वायरल कैप्सिड एंटीजन। तो इससे हम डायग्नोस्टिक करते हैं। मोनोस्पॉट टेस्ट इसका स्क्रीनिंग के लिए। इसकी कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास इंक्रीज रिस्क ऑफ स्प्लीनिक रप्चर, ये क्योंकि स्प्लीनोमेगैली कॉज करता है, उसकी वजह से हमारे पास स्प्लीनिक रप्चर के चांसेस होते हैं। रैश, अगर एम्पिसिलिन की वजह से रैश हो सकते हैं, और इसकी वजह से अगर B सेल्स में हमारे पास डोरमेंट है वायरस, तो उसकी वजह से B सेल लिम्फोमा भी हो सकता है। ह्यूमन केस में अगर HIV हो तो ये इंक्रीज रिस्क ऑफ स्प्लीनिक रप्चर, रैश एंड B सेल लिम्फोमा। आगे हमारे पास है एक्यूट ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इट इज़ न्यू एक्यूट है, तो क्योंकि एक्यूट ल्यूकीमिया है, और इसके आगे हमारे पास क्रोनिक ल्यूकीमिया भी है। तो एक्यूट ल्यूकीमिया क्या है? इट इज़ ए न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्ट्स, क्योंकि एक्यूट है, सडन अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो उसमें हमारे पास ब्लास्ट बनेंगे, ब्लास्ट सेल्स, जो उसके हमारे पास प्रिकर्सर सेल्स होते हैं। इट इज़ न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्ट डिफाइंड एंड अकोमोडेशन ऑफ ग्रेटर देन 20% ब्लास्ट इन द बोन मैरो। तो अगर 20% से ज़्यादा ब्लास्ट है तो इसको हम एक्यूट ल्यूकीमिया कहते हैं। इंक्रीज ब्लास्ट क्राउड आउट नॉर्मल हेमेटोपोइसिस, कि ब्लास्ट ज़्यादा हो गए हैं तो हमारे पास बाकी चीज़ें कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें एक्यूट एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्यूट न्यूट्रोपेनिया वगैरह हो जाएगा। ब्लास्ट आर लार्ज इमेच्योर सेल्स ऑफन विथ पंच्ड आउट न्यूक्लियाई, इसमें बस पंच आउट न्यूक्लियाई मिलता है, ये ब्लास्ट होते हैं। और इसमें हमारे पास जो सबसे पहले वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, इसके आगे हमारे पास एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है।
एक माइलॉइड लाइनेज का भी हो सकता है और लिम्फोब्लास्टिक लाइनेज का भी। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया क्या है? इट इज़ ए न्यूप्लास्टिक accumulation ऑफ लिम्फोब्लास्ट ग्रेटर देन 20% इन द बोन मैरो। तो ये पॉजिटिव TDT पॉजिटिव होते हैं, ये इनका न्यूक्लियर स्टेनिंग है TDT। ये TDT क्या है कि ये DNA पॉलीमरेज है। ये TDT एब्सेंट होता है माइलॉइड मैच्योर लिम्फोब्लास्ट में। ये सिर्फ इनका करेक्टरिस्टिक है, यानी कि TDT इनका एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स हमें। मोस्ट कॉमनली अराइजेज इन चिल्ड्रन and associated with Down syndrome, usually arises after the age of 5 years। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो उसमें उसके 5 साल का लड़का है, तो जिस लेथार्जिक है, उसका टेम्परेचर 37.3 डिग्री है, काइमोसिस ऑन लोअर लेग्स, हीमोग्लोबिन 9, हेमेटोक्रेट और सारी चीज़ें उसने दी हुई हैं। उसने कहा कि बायोप्सी में प्रिमिटिव सेल्स विद लार्ज न्यूक्लियाई, डेलिकेट क्रोमेटिन और इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई विद स्कैंटी साइटोप्लाज्म, और जो सेल्स हैं वो CD10 पॉजिटिव एंटीजन है। तो इससे पता चल रहा है कि CD10 पॉजिटिव जो वो सिर्फ हमारे पास बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया BALL का डायग्नोस्टिक था, जिसमें पास पेपर में तो डायरेक्ट लिखा था कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, लेकिन अगर उसकी आगे टाइप सब टाइप में जाएँ तो हमारे पास BALL, वो क्योंकि CD10 पॉजिटिव है तो ये इसका हमारे पास डायग्नोसिस था। और आगे उसने इसके जो वर्स प्रोग्नोसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फेवरेबल प्रोग्नोसिस कब होते हैं। तो जो वर्स प्रोग्नोसिस है वो एक तो एज लेस देन 2 ईयर्स, और जो फेवरेबल है वो एज 2 to 10 ईयर्स में होता है। और जो वर्स प्रोग्नोसिस में प्रेजेंटेशन इन एडोलेसेंट या एडोलेसेंट या अडल्टहुड में प्रेजेंटेशन इसकी आती है। और फेवरेबल में डिक्रीज WBC काउंट होता है। वर्स प्रोग्नोसिस में पेरिफेरल ब्लड ब्लास्ट काउंट जो ग्रेटर देन 1 लाख रिफ्लेक्टिंग हायर ट्यूमर बर्डन, और ये होता है ट्रांसलोकेशन 9 to 22। और जो हमारे पास फेवरेबल में होता है वो हाइपरप्लॉइडी की वजह से होता है, और ट्राइसोमी 4, 7, 10 एंड ट्रांसलोकेशन 12 to 21। तो ये आप साथ में मेंशन कर लीजिए। तो अगर इसके जो टाइप्स हैं वो 2 हैं, BALL बी सेल की टाइप है और TALL। जो BALL है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो ये TDT पॉजिटिव तो है ही है, लेकिन साथ में इसके जो मार्कर्स हैं वो CD10, CD19 एंड CD20। तो CD10 क्योंकि सिनेरियो में आया था, तो ये आप याद रखिए। एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी और रिक्वायर प्रोफाइलैक्सिस टू स्क्रोटम एंड CSF। और जो प्रोग्नोसिस है वो साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज़ पे डिपेंड करता है। अगर ट्रांसलोकेशन 12 to 21 है तो फिर गुड प्रोग्नोसिस है और मोस्टली सीन इन चिल्ड्रन है। और अगर ट्रांसलोकेशन 9 to 22 है तो इसको पुअर प्रोग्नोसिस कहते हैं, और मोस्टली ये अडल्ट्स में होता है। ये फिलाडेल्फिया ALL भी इसे कहते हैं, फिलाडेल्फिया पॉजिटिव। आगे हमारे पास है TALL। TALL क्या है कि TDT पॉजिटिव है, इसमें हमारे पास जो मार्कर्स होते हैं वो CD2 to CD8 होते हैं। और ये ब्लास्ट जो होते हैं ये CD10 इनमें नहीं होता, CD2 to CD8 होता है। तो आगे ये यूजली प्रेजेंट इन टीनेजर्स एज ए मीडिएस्टिनल थाइमिक मैस। आगे हमारे पास है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये क्या है कि न्यूप्लास्टिक accumulation ऑफ इमेच्योर माइलॉइड सेल ग्रेटर देन 20% इन द बोन मैरो। इसमें माइलॉइड सेल्स आ जाते हैं, और ये जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं साइटोप्लाज्मिक माइलोपेरोक्सीडेज स्टेनिंग में, MPO माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। ये जो माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं ये क्रिस्टल्स की एग्रीगेट्स बना देते हैं, जिसको हम आवर रॉड्स कहते हैं, AUER और रॉड्स।
तो ये आप याद रखिएगा कि माइलोपेरोक्सीडेज क्रिस्टल एग्रीगेट्स में आते हैं जिनको हम ओवर रॉड्स कहते हैं, और ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में आता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। इसकी आगे जो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट मेगा कैरियोसिटिक ल्यूकेमिया। जो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया है, इसमें जो हमारे पास प्रोमाइलोसाइट्स होते हैं ज़्यादा कंसनट्रेशन रहती है, और ट्रांसल्यूकिन 15 to 17 जो कि रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर के लिए होती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि और ट्रांस रेटिनोइक एसिड जो एक विटामिन ए डेरिवेटिव वो हम एज ए ट्रीटमेंट दे देते हैं। एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकेमिया क्या है कि ये इसमें माइलोपेरोक्सीडेज नहीं होता, लेकिन ये है कि ये गम्स में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इसमें एक बुक में डायग्राम भी बनी हुई जिसमें गम्स में इन्फिल्ट्रेट किया हुआ, तो इसका अगर रिलेशन है एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकेमिया से। एक्यूट मेगा कैरियोसिटिक ल्यूकेमिया क्या है कि इसमें भी दे लैक माइलोपेरोक्सीडेज और दे आर एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया may also arise from pre-existing dysplasia like myelodysplastic syndrome। तो लेकिन ये जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, इसमें जो ब्लास्ट होते हैं वो लेस देन 20% होते हैं, और मोस्टली जो इसमें सिंड्रोम में इन्फेक्शन या ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट्स मर जाते हैं। आगे हमारे पास है क्रोनिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक ल्यूकेमिया में हमारे पास क्या चीज़ है कि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स करेक्टराइज्ड बाय हाई WBC काउंट। क्यों इसमें न्यूप्लास्टिक होते हैं लेकिन मैच्योर सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स होते हैं, क्योंकि क्रोनिक है और ये एडल्ट्स में मोस्टली होता है। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया और हेरी सेल ल्यूकेमिया, अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया और माइकोसिस फंगोइडिस। तो ये इसके 4 आगे क्लासिफिकेशन है। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया क्या है कि इसमें न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ नाइव बी सेल्स दैट एक्सप्रेस CD5 एंड CD20। तो नाइव बी सेल जो मेरे पास अभी मतलब न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं बी सेल, उसको नाइव बी सेल्स कहते हैं। इसमें मेरे पास CD5 और CD20 इसके मार्कर्स हैं। मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया ओवरऑल क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसमें हमारे पास स्मज सेल्स ब्लड स्मीयर में हमें मिलते हैं। स्मज सेल्स जनरलाइज्ड लिम्फोडेनोपैथी होती है, हाइपो होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, और ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, और इट में ट्रांसफर टू डिफ्यूज लार्ज सेल बी सेल लिम्फोमा, जिसको हम रिचर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हो सकती है। आगे हमारे पास हेरी सेल ल्यूकेमिया। हेरी सेल से याद रखिएगा कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो हेरी होता है, मतलब प्रोजेक्शन होती हैं इसमें ना। न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर बी सेल। ऊपर वाले में क्रोनिक माइलॉइड लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में नाइव बी सेल थे, हेरी सेल ल्यूकेमिया में हमारे पास मैच्योर बी सेल्स हैं characterized by hairy cytoplasmic processes. Cells are positive for tartrate resistant acid phosphatase, TRAP, tartrate resistant acid phosphatase, ये पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, और इसके साथ और ड्राई टैप ऑन द बोन मैरो, क्योंकि ये जो हेरी सेल न्यूप्लेजिया है ये रेड पल्प ऑफ स्प्लीन एंड बोन मैरो में ये ट्रैप हो जाते हैं। तो वहाँ पे अगर बोन मैरो में ट्रैप हो जाएंगे तो ड्राई ट्रैप एज ए प्रेजेंट करेंगे, एंड अगर ये रेड पल्प ऑफ स्प्लीन में ट्रैप कर जाते हैं तो उसमें हम स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। वो एक्सीलेंट रिलेटरी बीन है, और 2CD क्या है कि एडिनोसिन डीअमाइनेज इनहिबिटर है, जिसकी वजह से हमारे पास एडिनोसिन टॉक्सिक लेवल तक एक्युमुलेट कर जाती है। अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया ये क्या है कि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर CD4 पॉजिटिव टी सेल्स। ये क्या एसोसिएटेड विद ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस 1 से।
HTLV 1 से। और इसमें हमारे पास रैश, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, फेटोस्प्लीनोमेगाली एंड लिटिक या पंच्ड आउट बोन लीजन विद हाइपरकैल्सीमिया मिलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। एक तो मल्टीपल माइलोमा में हमें लिटिक पंच्ड आउट बोन लीजन मिलते हैं विद हाइपरकैल्सीमिया, और दूसरा अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया में। तो आगे हमारे पास है माइकोसिस फंगोइडिस, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर CD4 पॉजिटिव टी सेल्स दैट इनफिल्ट्रेट। तो ये ऊपर वाले एडल्ट टी सेल लिम्फोमा से मिलता जुलता ही है, लेकिन ये इनफिल्ट्रेट द स्किन करता है ये CD4 पॉजिटिव टी सेल लिम्फोमा। तो ये क्या होता है कि एपिडर्मिस एग्रीगेट्स बन जाते हैं, स्किन रैश, प्लेक्स और नेड्यूल्स बन जाते हैं। अगर एपिडर्मिस में इसकी एग्रीगेट्स बन जाए तो इसको पोर्ट्रियर माइक्रो एब्सेसिस कहते हैं, पोर्ट्रियर माइक्रो एब्सेसिस। और अगर ये ब्लड में स्प्रेड कर जाए तो इसको हम सीज़ेरी सिंड्रोम कहते हैं। सीज़ेरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेरिब्रम लाइक होता है, तो इसके लिए हम सीज़ेरी सिंड्रोम के। तो माइकोसिस फंगोइडिस में क्या क्या दो चीज़ें, पोर्ट्रियर माइक्रो एब्सेसिस एंड सीज़ेरी सिंड्रोम, तो ये दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। आगे हमारे पास है माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। इसमें हमारे पास जो मैच्योर सेल्स ऑफ माइलॉइड लाइनेज है उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, तो दे रिजल्ट इन हाई WBC काउंट विद हाइपरसेलुलर बोन मैरो। Cells of all myeloid lineage are increased and they are classified on the dominant myeloid सेल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर हम क्लासीफाई करते हैं। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया एंड माइलोफाइब्रोसिस, ये इसकी आगे क्लासिफिकेशन है। तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या है कि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलॉइड सेल्स स्पेशली ग्रेनुलोसाइट्स एंड देयर प्रिकर्सर्स। ग्रेनुलोसाइट्स से मोस्टली वो इन्वॉल्व होते हैं, लाइक बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। उसमें भी जो बेसोफिल्स हैं वो करेक्टरिस्टिकली इंक्रीज होते हैं, बाकी भी होते हैं लेकिन जो मोस्टली बेसोफिल क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में। इसमें जो ट्रांसलोकेशन 9-22 होती है, जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और BCR ABL फ्यूजन प्रोटीन जो होती है वो जनरेट होती है विद इंक्रीज्ड टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी से। ये इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है एक कि इसमें जेनेटिक कॉज क्या है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का, इसका डायग्नोसिस आया था। कॉज क्या है? ट्रांसलोकेशन 9-22 जो कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इसको कहते हैं, और विच जनरेट्स अ प्रोटीन विद इंक्रीज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है वो इमातिनिब है, जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, और स्प्लीनोमेगाली इज कॉमन। तो इसमें जो सिनेरियो में उसने दिया था उसने कहा था 57 ईयर ओल्ड है, ल्यूकोसाइटोसिस है, वेट लॉस है, फिर स्प्लीनोमेगाली है। तो स्प्लीन में क्योंकि इसका मेजर है, इसका ये डायग्नोसिस बना था क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, उसके साथ जेनेटिक कॉजेज। आगे इसकी मॉर्फोलॉजी आई थी। मॉर्फोलॉजी में क्या है कि मैरो इज मार्केडली हाइपरसेलुलर और मेगाकैरियोसाइट्स आर आल्सो इंक्रीज, इरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स आर प्रेजेंट, सी ब्लू हिस्टोसाइट्स। और सी ब्लू हिस्टोसाइट्स क्या होते हैं? स्कैटर्ड मैक्रोफेजेस विद अबंडेंट रिंकल्ड ग्रीन ब्लू साइटोप्लाज्म। और इसके आगे था इंक्रीज्ड डेपोजिशन ऑफ रेटिकुलिन, ल्यूकोसाइटोसिस था होता है, और एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। तो ये इसके 7 पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए मॉर्फोलॉजी में। मैरो इज मार्केडली हाइपरसेलुलर मैरो, मेगाकैरियोसाइट्स आर इंक्रीज्ड, इथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स आर प्रेजेंट, सी ब्लू हिस्टो, इंक्रीज्ड डेपोजिशन ऑफ रेटिकुलिन, ल्यूकोसाइटोसिस एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। इसका एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का कि एडल्ट और चाइल्डहुड क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में डिफरेंस क्या है। तो जो चाइल्ड में है
और एडल्ट में जो है वो एज जो इसकी 10 to 12 है ईयर्स है, और चाइल्ड में लेस देन 2 ईयर्स होती है। और स्प्लीनोमेगाली जो है वो अडल्ट में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है एज़ कम्पेयर टू चाइल्डहुड। एंड WBC इंक्रीज़ होते हैं दोनों में, चाइल्ड अडल्ट में। B12 भी दोनों में इंक्रीज़ होता है। हीमोग्लोबिन F भी दोनों में इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो चाइल्डहुड में है उसमें 30। और अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी जो है वो अडल्ट्स में एब्सेंट होती है और चाइल्डहुड में डिटेक्टेबल होती है। और PHI क्रोमोसोम जो है वो भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है इन एडल्ट, और चाइल्डहुड में टोटली एब्सेंट होता है। तो ये इसका डिफरेंस है। एज वाइज स्प्लीनोमेगाली, WBC, B12, हीमोग्लोबिन F, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी। तो ये इसके पॉइंट्स है जिसमें आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। आगे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में एंड ये इसको डिफर किया जाता है ल्यूकेमाइड रिएक्शन से। ल्यूकेमाइड रिएक्शन में हमारे पास नेगेटिव, इससे डिफरेंस कैसे करते हैं कि हमारे पास जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है उसमें हमारे पास नेगेटिव ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, स्टेन, लैब स्टेन जिसको कहते हैं, और बेसोफिल इंक्रीज हो जाते हैं, और टी ट्रांसलेशन 9 to 22 होती है। ये तीनों अपोजिट होते हैं ल्यूकेमाइड रिएक्शन में। अगर हमारे पास है पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये क्या होता है कि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलॉइड सेल्स स्पेशली आरबीसीज। ये आरबीसीज से रिलेटेड है, मैच्योर आरबीसीज इंक्रीज हो जाते हैं इसमें मोस्टली, और बाकी भी इंक्रीज होते हैं। और ये एसोसिएटेड विद JAK2 काइनेज म्यूटेशन, JAK2 काइनेज म्यूटेशन से। और इसमें क्योंकि आरबीसी ज़्यादा होगी तो हाइपर वेस्कोसिटी से जो भी रिलेटेड चीज़ होंगी लाइक ब्लरी विजन, हेडेक, इंक्रीज रिस्क ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस, फ्लश्ड फेस इचिंग, ये चीज़ें आएंगी। और ट्रीटमेंट इज़ फ्लीबॉटमी मतलब टू ड्रॉ ब्लड फॉर मेडिकल पर्पसेस, उसमें से तो निकाल लेते हैं। और सेकंड लाइन थेरेपी क्या है, हाइड्रोक्सी यूरिया। और इसमें इसको कैसे कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया वीरा को डिस्टिंक्शन कहते हैं रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया से। तो क्या होता है कि पॉलीसाइथीमिया वीरा जो होता है इसमें एक तो एरिथ्रोपोएटिन डिक्रीज उसका लेवल होता है, एरिथ्रोपोएटिन का लेवल डिक्रीज होता है। लेकिन जो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया उसमें हमारे पास एरिथ्रोपोएटिन का लेवल इंक्रीज होता है। और जो पॉलीसाइथीमिया वीरा है उसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल होता है। लेकिन जो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया है उसमें हमारे पास नॉर्मल भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, जो बल्कि लो भी हो सकता है और नॉर्मल भी रह सकता है। नॉर्मल उसका होता है किसी भी मैग्नेंसी में, और लो होता है अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसका डिफरेंस है। आगे हमारे पास इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया है, इसमें हमारे पास न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलॉइड सेल्स स्पेशली प्लेटलेट्स, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट से रिलेटेड है थ्रोम्बोसाइथीमिया। और ये इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद JAK2 काइनेज म्यूटेशन लाइक पॉलीसाइथीमिया वेरा। और ब्लीडिंग और इसमें थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं। इसमें हाइपरयूरेसिमिया और गाउट का रिस्क नहीं होता। माइलो फाइब्रोसिस क्या होता है कि फाइब्रोसिस इसमें हो जाती है माइलो किसकी, बोन मैरो की। इसमें जो मेगालोसाइट्स होते हैं ना उनका लेवल इंक्रीज होता है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है। और इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद JAK2 काइनेज म्यूटेशन इन 50% ऑफ केसेस। और इसमें क्या होता है कि मोर कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग जो वो टीयर ड्रॉप आरबीसीज है, टीयर ड्रॉप आरबीसीज, ऐसे जैसे आंसू गिर रहा होता है ना आँख से, तो उस तरह का एक तरह से ना वो थोड़ा सा बल्ज किया होता है आरबीसीज। तो किस वजह से होता है टीयर ड्रॉप आरबीसी कि जब वो क्योंकि फाइब्रोसिस हो जाती है ना बोन मैरो की, तो जब वो आरबीसीज वहाँ से पास कर रहे होते हैं तो उनकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, और इस वजह से वो एक साइड से ना खिंच जाते हैं थोड़ा सा, तो उनमें जो शेप बन जाती है वो टीयर ड्रॉप आरबीसीज की शेप बन जाती है। तो ये माइलोफाइब्रोसिस में टीयर ड्रॉप आरबीसीज मिलेंगे। आगे हमारे पास है लिम्फेडिनोपैथी।
लिम्फेडिनोपैथी रेफर्स टू इनलार्ज लिम्फ नोड्स, और पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकती है, और पेनलेस भी। पेनफुल होती है एक्यूट इन्फेक्शन से वो ड्रेन कर रहा है लिम्फ, और अगर पेनलेस कब होगी, जब क्रोनिक इन्फेक्शन से चल रहा है, या इसके अलावा कोई मेटास्टेटिक कार्सिनोमा है, या लिम्फोमा में भी पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होती है। इसी तरह एक क्वेश्चन था कि ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनोपैथी और लिम्फोमा में क्या फ़र्क है। जो लिम्फोमा है वो रबरी कंसिस्टेंसी इसकी होती है, और जो ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनोपैथी होती है वो मैटेड होती है। तो इसके टेक्सचर में ये फ़र्क था। आगे इसका कॉजेज़ का था कि कॉजेज़ ऑफ जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। तो इसमें कॉजेज़ वो वायरसेस में साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस एंड हेपेटाइटिस भी हैं, और बैक्टीरिया में टोक्सोप्लाज्मोसिस। इसके अलावा जो मेलिग्नेंसी में हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर, और इसके अलावा एसटीडीज, एसएलई, रिमेटिक आर्थराइटिस, एड्स एंड टीबी। तो ये इसकी जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी की कॉजेज़ हैं, ये आप नोट कर लीजिए कहीं पे। आगे क्या है, इन इन्फ्लेमेशन लिम्फ नोड इनलार्जमेंट इज ड्यू टू हाइपरप्लेजिया ऑफ पार्टिकुलर रीजन्स ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स के 3 रीजन होते हैं, मेडुला, पैराकॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स। मेडुला में हमारे पास साइनस हिस्टोसाइट्स होते हैं, जो पैराकॉर्टेक्स में हमारे पास टी सेल्स एंड कॉर्टेक्स में बी सेल्स होते हैं। और इसमें हमारे पास जो रीजन वाइज हमने इसको डिवाइड किया हुआ है कि फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया जो बी सेल रीजन होता है, तो ये कब इसकी हाइपरप्लेजिया होता है इन रियोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अर्ली स्टेजेस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। तो आगे जो पैराकॉर्टेक्स का हाइपरप्लेजिया इन टी सेल रीजन में जिसको कहते हैं, ये कब होता है, जब वायरल इन्फेक्शन हो, लाइक इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। पहले हमने पढ़ा कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में जो स्प्लेनोमेगाली हुई थी वो पैराकॉर्टेक्स हाइपरप्लेजिया की वजह से हुई थी, और जो हाइपरप्लेजिया ऑफ साइनस हिस्टोसाइट्स हैं ये होते हैं हमारे पास कैंसर में। आगे हमारे पास लिम्फोमा क्या है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोइड सेल्स दैट फॉर्म अ मैस। ये लिम्फ नोड में भी हो सकता है या एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू में भी बन सकता है, और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा एंड हॉजकिन लिम्फोमा। जो इसका डिफरेंस है टेबल देख लें, टेबल में लिखा हुआ जो क्वेश्चन भी है वो एक दफ़ा कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा फ्रॉम हॉजकिन लिम्फोमा। तो इसको आप याद रखने के लिए इसको निमोनिक जो है वो कोमल CSS है, COML CSS। सी से क्या है कि इसकी जो कंपोजिशन है, जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो पहले लिखा हुआ है हमारे बुक में, वो कंपोजिशन लिम्फोइड सेल्स हैं उसकी, और जो आगे हॉजकिन है वो मोस्टली हमारे पास रिएक्टिव सेल्स हैं, लाइक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, फाइब्रोसिस, ये कंपोजिशन है। और ओ से हमारे पास ओवरऑल फ्रीक्वेंसी 60% होते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा एंड 40% हॉजकिन लिम्फोमा। एम से क्या है, मैलिग्नेंट सेल्स जो नॉन हॉजकिन में है वो लिम्फोइड सेल्स ही होते हैं, लेकिन हॉजकिन लिम्फोमा में हमारे पास रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं। और जो एल से हमारे पास ल्यूकेमिक फेज वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में प्रेजेंट होती है, लेकिन हॉजकिन लिम्फोमा में नहीं होती। आगे हमारे पास सी से हमारे पास है इसकी क्लिनिकल में पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी दोनों में होती है, लेकिन जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में लेट अडल्टहुड में होती है, और जो हॉजकिन लिम्फोमा है उसमें हमारे पास बी सिम्टम्स लाइक फीवर, चिल्स, वेट लॉस एंड नाइट स्वेट्स ये भी आ सकते हैं, और इसके साथ ये यंग एडल्ट्स में होता है हॉजकिन लिम्फोमा। आगे ऐसे स्प्रेड जो है नॉन हॉजकिन जो है, जो स्प्रेड वाइज जो है ये डिफ्यूज़ होता है और मोस्टली एक्स्ट्रा नोडल होता है, लेकिन जो हॉजकिन होता है ये कंटिग्यूअस मतलब एक साथ साथ होता है लाइन में जिस तरह, और रेयरली एक्स्ट्रा नोडल होता है, मतलब मोस्टली नोडल ही होता है। और जो स्टेजिंग की बात करें तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो लिमिटेड इम्पोर्टेंस
है उसकी है, और जो हॉजकिन लिम्फोमा है उसकी स्टेजिंग इम्पॉर्टेंट है, और गाइड्स थेरेपी मतलब इसका कोई जो रेडिएशन है वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। तो इसको आप सी से कंपोजिशन ऑफ मैस, और ओ से ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, एम से मैलिग्नेंट सेल, एल से ल्यूकेमिक फेज, फिर सी से क्लिनिकल स्प्रेड एंड स्टेजिंग। तो ये आप याद रख सकते हैं, वैसे भी याद रखना है, या अगर निमोनिक से याद रखना है तो जिस तरह आपकी मर्जी है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। और इसमें था कि आगे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की क्लासिफिकेशन, इसको बी सेल्स क्लासिफिकेशन और टी सेल क्लासिफिकेशन इसकी है। जो बी सेल्स हैं वो हमारे पास इधर ही लिखी हुई साथ ही, तो स्मॉल बी सेल्स, इंटरमीडिएट साइज बी सेल और लार्ज बी सेल्स। स्मॉल बी सेल्स में हमारे पास फॉलिकुलर लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा, मार्जिनल जोन लिम्फोमा एंड स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। जबकि हमारे पास इंटरमीडिएट साइज बी सेल में हमारे पास बर्किट लिम्फोमा आता है। लार्ज बी सेल में हमारे पास डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। जबकि हमारे पास टी सेल में हमारे पास प्रिकर्सर टी सेल लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, और सेकंड नंबर पे माइकोसिस फंगोइड सीज़ेरी सिंड्रोम, ये टी सेल में दो हैं। तो ये आप टी सेल के साथ में इधर लिख लीजिए, बी सेल के तो मेंशन है ही। तो ये क्वेश्चन इसका आया हुआ था, मार्क कर लीजिए। आगे इसकी स्टेजिंग का क्वेश्चन आया कि क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो स्टेज 1 2 3 और 4 तक होती है। स्टेज 1 में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स सिंगल लिम्फ नोड रीजन और सिंगल एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन और टिश्यू। के 1 में हमारे पास या तो एक सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है या सिंगल एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन या टिश्यू। स्टेज 2 में हमारे पास क्या होता है कि 2 और मोर लिम्फ नोड्स रीजन इन्वॉल्व होते हैं ऑन सेम साइड ऑफ डायाफ्राम अलोन और विद लिमिटेड कंटिगुअस एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है। स्टेज 3 में हमारे पास लिम्फ नोड रीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ डायाफ्राम। 2 में हमारे पास एक साइड ऑफ डायाफ्राम में था, और 3 में हमारे पास दोनों साइड ऑफ डायाफ्राम्स के जो लिम्फ नोड वो इन्वॉल्व होते हैं। स्टेज 4 में हमारे पास मल्टीपल डिसेमिनेटेड फोकाई बन जाते हैं ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन और मोर एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन और टिश्यू विद और विदाउट लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट। कि हमारे पास मल्टीपल फोकाई बन जाते हैं इन्वॉल्वमेंट के, जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा लिम्फेटिक रीजन या टिश्यू इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये इसके 4 स्टेजेस हैं, ये भी आप लिख लीजिए कहीं पे। और इसके आगे हमारे पास सबसे पहले इसका है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में फॉलिकुलर लिम्फोमा। नाम से जाहिर है कि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल बी सेल्स जो CD20 पॉजिटिव होते हैं दैट फॉर्म फॉलिकल लाइक नोड्यूल्स, कि जो फॉलिकल लाइक नोड्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब जिस एरिया पे होंगे वैसे ही न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी। अगर ये फॉलिकुलर लिम्फोमा है तो फॉलिकल जो लिम्फ नोड का फॉलिकुलर एरिया है वहाँ पे इनकी वैसे ही ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो ट्रांसलोकेशन 14 to 18 है। BCL2 जीन जो है और क्रोमोसोम 18 वो ट्रांसलोकेट कर जाता है IG हैवी चेन लोकोसोम क्रोमोसोम 14 तक, जिसकी वजह से BCL2 के ओवर एक्सप्रेशन हो जाते हैं जो कि पोप्टोसिस का इनहिबिटर है। इसकी वजह से पोप्टोसिस नहीं हो पाती, और जब पोप्टोसिस नहीं होनी तो फिर इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता जाना है। कीमोथेरेपी, इसका लो डोज कीमोथेरेपी दे दें या रिटुक्सीमैब जो कि CD20 एंटीबॉडी है, ये इसके ट्रीटमेंट में दे दें। प्रोग्रेशन टू डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि ये स्मॉल बी सेल लिम्फोमा है तो ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में कन्वर्ट होने के इसकी चांसेस होते हैं। फॉलिकुलर लिम्फोमा इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रिएक्टिव फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया। किस तरह इसको डिफरेंशिएट कहते हैं हाइपरप्लेजिया से? डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल लिम्फ नोड आर्किटेक्चर इसमें होता है और हाइपरप्लेजिया वाले में नहीं होता। लैक ऑफ टिंजिबल बॉडी मैक्रोफेजेस,
एंड जर्मिनल एपिथेलियम। और इसमें चेंजेबल बॉडी मैक्रोफेज नहीं होते। BCL2 एक्सप्रेशन इन फॉलिकल्स इसमें होता है और मोनोक्लोनैलिटी होता है इसमें। तो ये 4 तरह से उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेंटल सेल लिम्फोमा क्या है कि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल बी सेल CD20 पॉजिटिव दैट एक्सपेंड द मेंटल जोन। मतलब वही मेंटल जोन में होगा तो मेंटल जोन को एक्सपेंड कर देंगे। ट्रांसलोकेशन 11 to 14 है। और साइक्लिन D1 जो जीन है जो हमारे पास प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास प्रमोट करता है डिफीजन को। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन D1 प्रमोट्स G1 to S ट्रांजिशन इन द सेल साइकिल फैसिलिटेटिंग न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। आगे हमारे पास मार्जिनल जोन लिम्फोमा, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल बी सेल CD20 पॉजिटिव दैट एक्सपेंड द मार्जिनल जोन। और ये क्या करते हैं, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट से एसोसिएटेड लाइक हाशिमोटो, थायराइडाइटिस, सजोर्गन सिंड्रोम एंड एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। और जो एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस है उसमें अगर ये हो तो माल्टोमा इज अ मार्जिनल जोन लिम्फोमा इन म्यूकोजल साइट्स। तो उसकी वजह से ये भी हो सकता है माल्टोमा। माल्टोमा क्या है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमा। तो आगे हमारे पास है बर्किट लिम्फोमा। तो इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि एक तो क्वेश्चन है कि इसको डिस्कस करें पास पेपर, ये डिस्कस ब्रीफली बर्किट लिम्फोमा। एक इसका प्रोग्नोसिस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्या है कि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरमीडिएट साइज बी सेल्स, क्योंकि हमने बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा करना है तो इंटरमीडिएट साइज बी सेल जो है उनको न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस। और ये एक्स्ट्रा नोडल मैस के तौर पे प्रेजेंट करता है मोस्टली बच्चों में या यंग एडल्ट्स में। तो इसका जो प्रोग्नोसिस था वो क्वेश्चन था कि इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ह्यूमन न्यूप्लाज्म बट विद एग्रेसिव कीमोथेरेपी रेजिम मेजोरिटी ऑफ पेशेंट कैन बी क्योर्ड। कि ये है तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूप्लाज्म, लेकिन जो यानी कि हैवी अगर कीमोथेरेपी दें या अग्रेसिव तो उसकी वजह से पेशेंट क्योर हो जाता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि अफ्रीकन फॉर्म है और स्पोरेडिक फॉर्म है। जो अफ्रीकन फॉर्म है वो जॉ को इन्वॉल्व करती है और जो स्पोरेडिक है वो एब्डोमेन को। इसका जो क्वेश्चन आया था वो कहता है कि अफ्रीकन एक चाइल्ड है उसको ना एंगल ऑफ मैंडिबल पे ना और उसको स्वेलिंग है तो उस वजह से आइडेंटिफाई करें। तो ये बर्किट लिम्फोमा इसका डायग्नोसिस था कि ये अफ्रीकन फॉर्म थी और जॉ में इन्वॉल्व इसको किया हुआ था। MYC जो है ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम नंबर 8 पे हो जाती है। ट्रांसलोकेशन 8 to 14 इज मोस्ट कॉमन। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ CMYC ऑन्कोजीन प्रमोट सेल ग्रोथ। और इसमें क्या होता है कि हाई माइटोटिक इंडेक्स की वजह से स्टारी स्काई अपीयरेंस ऑन माइक्रोस्कोपी। तो अब याद रखिएगा कि स्टारी स्काई अपीयरेंस बर्किट लिम्फोमा से जिस तरह बरकत वैसे याद रखने के आसमान से मतलब रहमत होती है, तो स्टारी स्काई अपीयरेंस आप इससे रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए। तो इसकी जो क्वेश्चन है वो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर का आया हुआ है कि बर्किट लिम्फोमा की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर क्या है। तो इसमें क्या होता है, कुछ लिखा भी हुआ स्टारी स्काई लिखा हुआ, हाई माइटोटिक इंडेक्स लिखा हुआ है। इसके साथ क्या कि इंटरमीडिएट साइज सेल होते हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएट बी सेल लिम्फोमा है। और इसके साथ हमारे पास जो स्मॉल लिपिड फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं और बेजोफिलिक अमॉर्फस साइटोप्लाज्म होता है। और इंक्रीज प्रोलिफरेशन एंड अपोप्टोसिस ऑफ सेल डेब्रिस इज engulfed by macrophages। और ये macrophages surrounded by clean space giving starry sky pattern। ये macrophages होते हैं ये वो engulf कर जाते हैं सराउंडिंग एरिया को और फिर स्टारी स्काई अपीयरेंस प्रेजेंट करते हैं। तो एक तो इसके इंटरमीडिएट साइज सेल्स होते हैं और इसके बेजोफिलिक अमॉर्फस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई होता है और 2 to 5 प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होते हैं इसमें। स्मॉल लिपिड फिल्ड वैक्यूल होता है। सेल डेब्रिस इनगल्फ बाय मैक्रोफेजेस और फिर वो स्टारी स्काई पैटर्न देते हैं।
तो ये इसका मॉर्फोलॉजी है। आगे इसमें टेंजिबल बॉडी मैक्रोफेज होते हैं। आगे हमारे पास है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, क्योंकि ये न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लार्ज बी सेल्स हैं दैट ग्रो डिफ्यूजली इन शीट्स की फॉर्म में ग्रो करते हैं। और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, अगर आ जाए कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की कौन सी है, तो वो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा है। क्लिनिकली एग्रेसिव है, हाई ग्रेड है। आगे हमारे पास है हॉजकिन लिम्फोमा, तो इट इज़ न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की क्या होते हैं कि ये लार्ज बी सेल्स होते हैं जो कि मल्टी लोबेटेड न्यूक्लियाई, जिनका होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है, जिसको हम ओल हाइड न्यूक्लियाई भी कहते हैं, जो क्लासिकली पॉजिटिव होता है CD15 और CD30। क्वेश्चन इसका यह है कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स क्या होते हैं और लेक्यूनर सेल्स क्या होते हैं। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स ये वही लार्ज बी सेल्स हैं जिसमें हमारे मल्टी लोबेटेड न्यूक्लियाई होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है। जो न्यूक्लियाई होता है हमारे पास मल्टी लोबेटेड, या तो वो 2 न्यूक्लियाई होते हैं या वो एक के 2 लोब्स होते हैं, और इनमें जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है वैसे नज़र आ रहा होता है जैसे ओल्ड आई न्यूक्लियाई, और CD15 और 30 पॉजिटिव होते हैं। मॉर्फोलॉजी इसकी आई हुई है वो क्या है कि स्लाइटली इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होती है, सेल्स विद 2 मिरर न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर लोब्स ईच कंटेनिंग लार्ज इंक्लूजन लाइक एसिडोफिलिक न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय क्लियर जोन फीचर्स दैट इम्पार्ट एन ओल आई अपीयरेंस। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी है, ये आप लिख लीजिएगा सीक्वेंस में। आगे क्वेश्चन था रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मॉर्फोलॉजी वेरिएंट्स इसके, कि मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट्स इसके कौन कौन से हैं। तो मोनोन्यूक्लियर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स लाइक सेल्स होते हैं, लिम्फो हिस्टियोसिटिक रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, और लेक्यूनर सेल्स होते हैं पॉलीलोबेटेड एंड प्लियोमॉर्फिक रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। तो ये 5 होते हैं, मोनोन्यूक्लियर, लिम्फोहिस्टियोसिटिक, लेक्यूनर, पॉलीलोबेटेड एंड प्लियोमॉर्फिक। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजिकल अगर वेरिएंट पूछे तो ये 5 आपने लिख देने हैं। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स साइटोकाइंस सिक्रीट करते हैं जो हमारे पास बी सिम्टम्स के लिए बाज़ औक़ात आ जाते हैं, तो उसकी वजह साइटोकाइंस की वजह से फीवर, चिल, वेट लॉस एंड नाइट स्वेट्स, और मे लीड टू फाइब्रोसिस। तो इसलिए इसमें जो हमारे पास मैस होता है हमारे पास वो मोस्टली इनफिल्ट्रेट्स होता है और बी सेल्स होते हैं, फाइब्रोसिस होता है। आगे हमारे पास रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी सेल्स मेक अ बल्क ऑफ ट्यूमर एंड फॉर्म अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। के कौन कौन से इसकी क्लासिफिकेशन, तो 3 दफ़ा आई की क्लासिफिकेशन ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, तो 5 हैं, 4 इधर बुक में लिखे हैं, 1 एक्स्ट्रा है। सबसे पहले नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, लिम्फोसाइट रिच मिक्स्ड सेलुलरिटी, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड एंड लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस। तो ये 5 हैं इसके नाम भी, और एक में क्वेश्चन में आया होता है कि इसके जो आगे सब टाइप्स हैं या वो कौन सी हैं। तो नोड्यूलर जो है उसके साथ आप लिख लें लेक्यूनर टाइप रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, और जो लिम्फोसाइट रिच हैं उनकी नो सब टाइप, कोई सब टाइप नहीं होती। मिक्स्ड सेलुलरिटी में क्लासिक रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलते हैं। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड की भी कोई सब टाइप नहीं है, और जो हमारे पास लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस है इसमें लिम्फो हिस्टियोसिटिक वेरिएंट रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, जिसको हम पॉपकॉर्न भी कहते हैं, पॉपकॉर्न सेल्स, तो वो हमारे पास होते हैं। तो इसको भी आप मार्क कर लीजिए। आगे हमारे पास है नोड्यूलर स्क्लेरोसिस इज़ द मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। तो नोड्यूलर स्क्लेरोसिस इसमें लेक्यूनर टाइप सेल्स होते हैं। तो वो लेक्यूनर सेल्स क्या होते हैं कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स प्रेजेंट इन लेक लाइक स्पीसीज, इसको लेक्यूनर सेल्स, लेक लाइक। लिम्फ नोड इज डिवाइडेड बाय बैंड्स ऑफ स्क्लेरोसिस, क्योंकि स्क्लेरोसिस है तो नोड्यूलर से लिम्फ नोड जो होते हैं वो डिवाइड
वो होता है बाय द बैंड्स ऑफ स्क्लेरोसिस। तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी इसकी आई हुई है कि ये लेक्यूनर सेल्स की कि मल्टी लोबेटेड न्यूक्लियस इसमें होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियलाई, पेल स्टेनिंग साइटोप्लाज्म which during smear prep torn away, leaving behind nucleus in a clear empty space giving appearance of lacuna, इसलिए इसको हम लेक्यूनर सेल्स कहते हैं। अगर लिम्फोसाइट रिच जो होते हैं वो उसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है सबसे, और मिक्स्ड सेलुलरिटी जो है उसको हम क्लासिक रीड स्टर्नबर्ग सेल्स भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास अबंडेंट ईओसिनोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं ये इंटरल्यूकिन 5 प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड जो है वो मोस्ट एग्रेसिव ऑफ ऑल टाइप्स है लिम्फोसाइट डिप्लीटेड का। अब जो इसकी मॉर्फोलॉजी आई हुई है कि मिक्स्ड सेलुलरिटी का, एक तो डायग्नोसिस सबसे पहले हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि 50 ईयर ओल्ड है, जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, लो ग्रेड इवनिंग पायरेक्सिया है, बायोप्सी में इफेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स मिला है, क्लासिक रीड स्टर्नबर्ग सेल्स इन पॉलीमॉर्फस बैकग्राउंड। क्लासिक किसमें होते हैं? मिक्स्ड सेलुलरिटी में। तो उससे आप पिक ईजिली कर सकते हैं कि क्लासिक रीड स्टर्नबर्ग सेल मिक्स्ड सेलुलरिटी प्रेजेंट है। तो इसका डायग्नोसिस था मिक्स्ड सेलुलरिटी हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है मिक्स्ड सेलुलरिटी की? फ्रीक्वेंट मोनोन्यूक्लियर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, और बैकग्राउंड में क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। ये जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं ये CD15 और CD30 पॉजिटिव होते हैं, और 70% जो होते हैं वो एप्स्टीन बार वायरस पॉजिटिव होते हैं। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। आगे हमारे पास हैं प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो, और मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंसी ऑफ बोन, ये बोन की सबसे जो प्राइमरी मैलिग्नेंसी है। हाई सीरम इंटरल्यूकिन 6 में भी प्रेजेंट, और क्योंकि इंटरल्यूकिन 6 जो होते हैं ये ज़रूरी होता है प्लाज्मा सेल को इम्यूनोग्लोबुलिन में कन्वर्ट करने के लिए, ये चाहिए होता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या है कि बोन पेन एंड हाइपरकैल्सीमिया, जिसमें हमारे पास लिटिक पॉइंट्ड आउट स्केलेटल लीजन्स मिलते हैं ऑन एक्सरे। ठीक है, तो ये इसकी जो आया हुआ है कि इसकी जो पैथोजेनेसिस क्या है मल्टीपल माइलोमा की। ये चूँकि हम मल्टीपल माइलोमा कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं रैंक रिसेप्टर ऑन ओस्टियोक्लास्ट्स लीडिंग टू बोन डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से हमारे पास लिटिक पॉइंट्ड आउट स्केलेटल लीजन्स ऑन एक्सरे ये में मिलते हैं, और ये मोस्टली वर्टिब्रा एंड स्कल में होता है, जिससे हमारे पास इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर होता है। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस में ये लिखते हैं, और साथ में इसके आप लिख दें न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स जो फैक्टर्स क्रिएट करते हैं फॉर बोन स्ट्रक्चर एंड, और ये मेजर पैथोलॉजिकल फीचर्स है। इसमें क्या होता है कि माइलॉइड डिराइव्ड MTP1 अल्फा ये अप रेगुलेट कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर रेटरी एक्टिवेटर ऑफ NF-κB लिगेंड RANKL receptor activator NF-κB ligand by bone marrow stroma cells which in turn activates osteoclasts। और इसके साथ क्या होता है कि immunoglobulin genes in myeloma cells always show evidence of somatic hypermutation, और इसके साथ myeloma cell survival depends on several cytokines most notably interleukin 6। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस में एक तो इतनी जो पैराग्राफ बोन पेन एंड हाइपरकैल्सीमिया वाला जिसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और साथ में आप मेंशन कर दें कि सर्वाइवल इंटरल्यूकिन 6 पे डिपेंड करता है, और ये जो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन का शो करता है। आगे क्या है कि
मतलब अगर कोई पंच्ड आउट लीजन उसने अगर दिया हो तो उसको डायग्नोसिस आप कर सकते हैं कि लिटिक पंच्ड आउट स्केलेटल लीजन है तो मल्टीपल माइलोमा होगा। इसके साथ हमारे पास एलिवेटेड सीरम प्रोटीन हो सकता है जिसमें हमारे पास एम स्पाइक हमें मिलेगा और वो IgG या IgA की वजह से होगा। आगे हमारे पास नंबर 3 पे इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा क्योंकि हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उसमें एंटीजेनिक वेरिएशंस कम होती हैं। और रॉलेक्स फॉर्मेशन ऑफ RBC ऑन ब्लड स्मीयर के ब्लड रॉलेक्स फॉर्मेशन होते हैं एक रॉड की फॉर्म में जो RBC होते हैं वो पाइल अप हो जाते हैं, इसको कहते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन। क्योंकि सीरम प्रोटीन अगर ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से RBC का चार्ज कम हो जाता है, फिर वो अडहियर होना शुरू हो जाते हैं, रॉलेक्स फॉर्मेशन इसे कहते हैं। प्राइमरी अमाइलोइडोसिस क्योंकि फ्री लाइट चेंज की वजह से डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं टिश्यूज़ में, और प्रोटीन यूरिया फ्री लाइट चेंज होती हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं एज बेंस जोन्स प्रोटीन्स। तो ये आप याद रखिएगा, जो फ्री लाइट चेंज हैं वो एज यूरिन में एज बेंस जोन्स प्रोटीन सक्रीट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं मल्टीपल मेलोमा में? एक तो ये मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो है, और मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंसी है हाई सीरम इंटरल्यूकिन 6 इसमें प्रेजेंट होता है, और ये क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो बोन मैरो एंड हाइपरकैल्सीमिया जिसमें पंच्ड आउट लीजन एंड हमारे पास स्केलेटल लीजन मिलते हैं, और एलिवेटेड सीरम प्रोटीन एम स्पाइक और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रॉलेक्स फॉर्मेशन of RBCs and primary amyloidosis and proteinuria as Bence-Jones protein। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे मेरे पास है मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस। तो ये क्या होता है कि लंबा सा नाम है, तो इंक्रीज्ड सीरम प्रोटीन विद एम स्पाइक ऑन सीरम प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसमें सिर्फ एम स्पाइक मिलती है, बाकी इसमें जो मल्टीपल मेलोमा की चीज़ होती है वो एब्सेंट होती है। और ये एज अ मतलब तस्वर किया जाता है कि ये जो मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस है ये आगे कॉज करती है मल्टीपल मेलोमा एज अ प्री माइलोमा स्टेट भी इसको कहते हैं। वाल्डनस्टॉर्म मैक्रोग्लोबिनीमिया, ये क्या है कि इट इज़ बी सेल लिम्फोमा विद मोनोक्लोनल IgM प्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है कि जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी एम स्पाइक मिलता है हमें, विजुअल एंड न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स होते हैं, और ब्लीडिंग। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट किया जाता है प्लाज्माफेरेसिस से, जो कि IgM को रिमूव कर देते हैं सीरम से। आगे हमारे पास है लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस। लैंगरहैंस सेल्स क्या होते हैं? लैंगरहैंस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड डेंड्रिटिक सेल्स फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन द स्किन। और ये क्या होते हैं कि बोन मैरो से ड्राइव मोनोसाइट से ड्राइव होते हैं, और नाइव T सेल को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो हिस्टियोसाइट्स होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या डेंड्रिटिक सेल्स ये होते हैं। और लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइट इज द नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लैंगरहैंस सेल। और ये इसमें प्रेजेंटेशन कैसे थी? बिरबैक या टेनिस रैकेट ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी में हमें शो होते हैं। जो कैसे शो होते हैं? बाय बिरबैक या टेनिस रैकेट ग्रेन्यूल्स में, और ये CD1A पॉजिटिव या और S100 पॉजिटिव होते हैं। लेटेरियर सीव डिजीज, इयोसिनोफिलिया ग्रेनुलोमा एंड हैंड स्क्यूलर क्रिश्चियन डिजीज है। तो लेटेरियर सीव मतलब जो पर्सन के नेम से है वो मैलिग्नेंट होंगी और रैश होगा, तो ये आप सीक्वेंस याद रखें। पर्सन नेम जो होगा वो मैलिग्नेंट और उसमें स्किन रैश होगा। लेटेरियर सीव डिजीज पर्सन नेम है तो ये मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन लैंगरहैंस सेल है और स्किन रैश इसके साथ होगा। बाकी सिस्टिक स्केलेटल डिफेक्ट्स भी उसमें आते हैं। और जो इयोसिनोफिलिक ग्रेनुलोमा है इसमें कोई पर्सन नेम नहीं है तो ये बिनाइन है, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स ऑफ एडोलेसेंट्स इसमें क्लासिक प्रेजेंटेशन है।
स्किन इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। हैंड स्किलर क्रिश्चियन डिजीज़ में क्या है, ये भी मेलिग्नेंट है क्योंकि पर्सन नेम से, बस याद रखने के लिए कि पर्सन नेम से। और स्कैल्प रैश और लिटिल स्कल डिफेक्ट्स, स्कल डिफेक्ट्स और डायबिटीज़ इंस्पिरेड ऑप्थाल्मस इन चाइल्ड। अब एक क्वेश्चन रह गया था कि थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए मैंने कहा एंड पे करवा दूं कि हॉजकिन लिम्फोमा की जो सब टाइप्स हैं उसकी मॉर्फोलॉजी और इम्यूनो फिनोटाइप, ये उसने क्वेश्चन में पूछी थी एक ही क्वेश्चन में। तो इसकी जो सबसे पहले नोड्यूलर स्क्लेरोसिस है उसका आप लिख लें साथ कि ये फ्रीक्वेंट लेक्यूनर सेल्स एंड ओकेजनल डायग्नोसिस आर रीड स्टर्मक सेल्स, background infiltrate composed of T lymphocytes, eosinophils, macrophages, and plasma cells. Fibrous bands dividing cellular areas into nodules. ये हमने पहले भी पढ़ा। और जो रेड स्टर्मक सेल्स है ये CD15 पॉजिटिव, CD30 पॉजिटिव एंड एप्स्टीन बार वायरस नेगेटिव होते हैं। आगे हमारे पास मिक्स्ड सेलुलैरिटी जो है उसमें फ्रीक्वेंट मोनोन्यूक्लियर एंड डायग्नोस्टिक रेड स्टर्मक सेल्स। इसमें हमारे पास बैकग्राउंड में वही सेम चीज़ें आती हैं लाइक टी लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स। और जो रेड स्टर्मक सेल्स हैं मिक्स सेलुलैरिटी में वो CD15 पॉजिटिव है, CD30 पॉजिटिव है और 70% केसेस में एप्स्टीन बार वायरस पॉजिटिव है। आगे लिम्फोसाइट रिच जो हैं उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंट मोनोन्यूक्लियर डायग्नोस्टिक सेल्स हैं लाइक वो मिक्स सेलुलैरिटी एंड बैकग्राउंड में हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। और रीड स्टर्मक सेल्स जो हैं वो CD15 पॉजिटिव, CD30 पॉजिटिव और 40% जो एप्स्टीन बार वायरस पॉजिटिव होते हैं। जो लिम्फोसाइट डिप्लीशन है उसमें रेटिकुलर वेरिएंट इसको कहते हैं और फ्रीक्वेंट डायग्नोस्टिक रीड स्टर्मक सेल्स एंड वेरिएंट्स एंड पॉसिटी ऑफ बैकग्राउंड रिएक्टिव सेल्स प्रेजेंट होता है। रेड स्टर्मक सेल्स आर CD15 पॉजिटिव, CD30 पॉजिटिव एंड मोस्ट एप्स्टीन वायरस पॉजिटिव होते हैं। आगे एंड पे हमारे पास लास्ट जो है वो लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस है। ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंट LNH जिसको हम पॉपकॉर्न सेल वेरिएंट भी कहते हैं इन अ बैकग्राउंड ऑफ फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स एंड रिएक्टिव बी सेल्स। और ये जो रेड स्टर्मक सेल्स होते हैं ये CD20 पॉजिटिव, CD15 नेगेटिव, CD30 नेगेटिव एंड एप्स्टीन बार वायरस भी नेगेटिव होते हैं। सिर्फ CD20 पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो इसके साथ ही चैप्टर WBC पैथोलॉजी कंप्लीट होता है। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।